हाँ जी क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा हमने पिछली क्लास में रेस्पिरेशन टॉपिक शुरू किया था और हमने देखा था कि रेस्पिरेशन जो है इन जनरल होता क्या है। एक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दैट इज नोन एज एरोबिक, और ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर उसको हम क्या कहते हैं एनएरोबिक। उसमें भी एनएरोबिक दो टाइप में आता है, या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस हो कंप्लीटली, या ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड सप्लाई के अंदर हो। बट हमने देखा है कि रेस्पिरेशन इज बेस्ट जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, क्योंकि उस केस में बहुत सारी एनर्जी बेटा क्या होती है, रिलीज होती है। अब हम इंडिविजुअली बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस फिशेस में कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिशेस में कैसे होता है, और फिर हम बाद में पढ़ेंगे आज के ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है। तो बेटा फिशेस के अंदर हमने, क्योंकि पिछली बार पढ़ा था कि अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। अगर मैं आपसे वो स्लाइड शेयर करूं पिछली वाली, तो हमने पढ़ा था इसके अंदर कि अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस या अलग अलग क्या होते हैं बेटा, बॉडी ऑर्गन्स जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। किसी के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हो जाता है, किसी के अंदर स्किन इस्तेमाल किया जाता है, किसी में गिल्स, किसी में ट्रैकिया या स्पैराकल्स, और किसी के अंदर लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे फिशेज कैसे ब्रीथ करती हैं पानी के अंदर। फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, गिल्स। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और अगर आपने कभी फिश मार्केट में फिश देखी है बेटा, तो फिशेस के गिल्स जो होते हैं बेटा, ये जो स्किन है उसकी एक कवर्ड होती है, ये कवर उठा के हम उनके गिल्स को ऑब्जर्व करते हैं। इनफैक्ट जिनको फिश खाने का शौक है या जिनको फिश के बारे में अच्छा नॉलेज है, वो सबसे पहले फिशेस के गिल्स ही देखते हैं। अगर ये फ्रेश है, इसमें से स्मेल नहीं आ रही, तो बेटा जो फिश होती है वो काफ़ी फ्रेश होती है। लेकिन अगर ये फिश पुरानी होगी तो बेटा यहाँ से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी पहचान होती है वाइल बाइंग अ गुड फिश। ठीक है, तो फिशेस के बेटा ये गिल्स होते हैं जहां से वो गैसेस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं देखो, पानी के अंदर फिशेस होती हैं और इसी पानी के अंदर ऑक्सीजन भी बेटा क्या होती है, डिसॉल्व होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो है वो पानी में क्या होती है, डिसॉल्व होती है। फिशेज माउथ अपना ओपन करते हैं ताकि वाटर जिसके अंदर ऑक्सीजन है उनके माउथ में चला जाए। तो उन्होंने मुंह ओपन किया तो पानी जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो उनके माउथ में चला गया। गिल्स यहां पे क्या करते हैं, पानी को पास थ्रू कर देते हैं और पानी में से जो ऑक्सीजन होती है उसको ले लेते हैं। ये होता है बेटा मेन फंक्शन गिल्स का। तो जब फिश अपना माउथ ओपन करती है, ये देखो बेटा ये फिश का माउथ ओपन है, तो इसके माउथ से वाटर जाता है। जब इसके माउथ से वाटर जाता है तो ये गिल्स बेटा ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, वाटर को बाहर भेज देते हैं। तो गिल्स का मेन काम होता है पानी से ऑक्सीजन निकाल लेना। उसके बाद गिल्स क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को बेटा किसमें डिसॉल्व कर देते हैं, ब्लड में। क्योंकि बेटा ब्लड का ही काम होता है डिसॉल्व टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है, और जैसे ही ये ब्लड में डिसॉल्व होता है, आप देख सकते हैं बेटा गिल्स जो है वो रेड कलर के हैं। वो रेड कलर के बेटा इसीलिए है क्योंकि ये ब्लड
कैपिलरी से भरे हुए होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है इस ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है गिल्स की मदद से, ठीक है। और फिर ब्लड जो होता है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसी समय साथ ही साथ, है ना, तो ब्लड ने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसी समय साथ ही साथ ये ब्लड घूमता हुआ किसको अपने साथ कैरी करता है? ऑक्सीजन को। किस लिए? टू थ्रो आउट, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, आई एम सॉरी बेटा। तो उसी समय ब्लड जो है ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा गिल्स में भेज देता है। आई रिपीट, जैसे ही बेटा जैसे ही गिल से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ठीक है, तो ये रहे बेटा हमारे गिल्स और ये रहा हमारा ब्लड। जैसे ही गिल से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स में चली जाती है। तो यहाँ पर गिल्स में क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेटा वही ब्लड जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है, अब वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से, ठीक है, कहाँ पे चली जाती है बेटा? गिल्स में। और गिल्स क्या करते हैं? उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करवा देते हैं और पानी के अंदर CO2 चली जाती है। तो दिस इज हाउ गैसेस का एक्सचेंज जो है बेटा वो फिशेज में होता है थ्रू ऑर्गन कॉल्ड गिल। तो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा किसके अंदर? मैन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम ड्रॉ करने को भी आ सकता है और वो एक्सप्लेनेशन जो है इसका वो भी पूछ सकते हैं। अब एक इंसान के बेटा, मैन या वुमेन, ह्यूमन होना चाहिए, कहीं आप उसको पर्सनल ले जाए। एक इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा कौन कौन से पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं? एक तो नोज, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और बेटा देन कौन होता है? लंग्स। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो बेटा ये इनकी सिंपल जो है वो लेबलिंग है। सबसे पहले नोस्ट्रिल आती है जो नोज के अंदर होती हैं और ये दो होती हैं। फिर आती है नेसल कैविटी, ये दोनों नोस्ट्रिल जो है वो जाकर एक बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, माउथ से लेके ये सारा हिस्सा जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? फायरिंग्स, ठीक है। फायरिंग्स के नीचे यहाँ से बेटा ये शुरू होता है बेटा लैरिंग्स, जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे का जो हिस्सा होता है बेटा उसे कहते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद के जो दो हिस्से होते हैं बेटा आप देख सकते हैं ये इधर से उधर जा रहे हैं बेटा, उनको कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद बेटा हमारे पास क्या होते हैं? लंग्स। दो होते हैं, एक राइट लंग और एक क्या होता है बेटा? लेफ्ट लंग होता है। तो ये हमारी लेबलिंग आती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो हम इसको इम्पोर्टेंट करेंगे मार्क और इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो आप ड्रॉ कर लीजिए। तो अब हम एक एक करके हर पार्ट का फंक्शन पढ़ते हैं, क्या है कैसे है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या आता है? नोज, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर नोज के अंदर दो होल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर का जो पैसेज होता है बेटा, ठीक है, उसको नेसल पैसेज कहते हैं और उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको हम कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है बेटा नेसल सेप्टम। जैसे मान लीजिए अगर बेटा डस्ट हो एयर के अंदर या कोई भी चीज हो, तो बेटा ये जो आप नोज के अंदर हेयर देख रहे हैं ना बेटा, ये इनका इम्पोर्टेंस है। तो ये मत सोचना कि ओ ये कितने ऐसे हैं या वैसे हैं, क्या है डर्टी है, नो नो बेटा, इसकी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस बेटा क्या होती है? ये सर डस्ट, ये फंगस को रोकते हैं।
बेटा डस्ट पार्टिकल्स को या हर चीजों को बेटा क्या करते हैं, रोकते हैं। ये इनका फंक्शन होता है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, फाइन है जो बेटा डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं, जो बेटा उसको किस में बदल देते हैं, म्यूकस के अंदर। इज दैट क्लियर? जिससे हम अपनी नोज क्लीनिंग करते हैं बेटा। तो यहां पर फिल्ट्रेशन होता है, एयर पहले से वार्म हो जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड हो जाता है जिससे वो मॉइस्चन हो जाता है। तो जो म्यूकस या डस्ट पार्टिकल जो होता है, जो गंदगी होती है बेटा, वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है। क्योंकि बेटा मॉइस्ट होगी तो बेटा इट इज इजी टू रिमूव, इजी टू रिमूव। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा बेटा, अगर कोई चीज बड़ी ड्राई हो जाती है, या आपके बेटा नोज के अंदर कोई थोड़ा हल्का सा भी ब्लड आ जाए, या कोई हल्की सी क्लॉटिंग हो जाए, या फिर कोई फिंसी हो जाए, तो बेटा बहुत दर्द होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। ठीक है। यहाँ पर मेन जो एयर एंटर करती है बेटा, उसकी क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। तो अब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बेटा कि कोरोना वायरस की जो मेन एंट्री है बेटा, वो माउथ माउथ या फिर नोज से ही हो सकती है, और वो कहीं से भी एंटर नहीं कर सकता। इट हैज नो प्लेस टू एंटर, है ना। तो वो नोज या माउथ से ही एंटर करता है, और उसका जो अफेक्ट करने वाला बेटा ऑर्गन होता है, वो कौन होता है, लंग्स होता है। अगर स्टमक में जाता है तो बेटा स्टमक में इतना सारा एसिड होता है, HCl वगैरह जो हमने पढ़ा था, तो उसके बाद फिर वो अल्कलाइन मीडियम होता है, तो वो उसको ऑलमोस्ट किल कर देता है। तो स्टमक में उसके जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन हाँ, लंग्स की मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है बेटा, थिकनेस तो क्या, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। इस वजह से बेटा वो ज्यादा अफेक्ट करता है बेटा लंग्स को। लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स होती है बेटा, वो बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं। और बहुत थिन और बहुत पतली होने की वजह से वो ज्यादा जल्दी इजीली क्या हो जाती हैं बेटा, डैमेज। लेकिन बेटा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा, इनकी जो मेम्ब्रेन्स है वो काफी थिक होती हैं, तो वो इतनी इजीली डैमेज नहीं होती। प्लस स्टमक पहले ही बेटा क्या रिलीज कर देता है, HCl एसिड रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से काफी हद तक बेटा वायरस बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। लेकिन हमारे नोज में या हमारे रेस्पिरेशन में ऐसा कुछ रिलीज नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। देन बेटा अब यहां से एयर या ऑक्सीजन जो है बेटा, वो कहां पे एंटर करती है, फारिंक्स में एंटर करती है। ठीक है। ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए होता है, जो मैंने आपको बताया था, मार्क कराया था। ये अटैच होता है बेटा ग्लॉटिस के साथ। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बेटा, एपिग्लॉटिस, जो बेटा प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया में एयर पैसेज में जाने से। तो बेटा एपिग्लॉटिस ये एक तरह की कैप होती है या फ्लैप होता है, जो फूड को फूड पाइप में भेजता है, पर एयर पाइप में नहीं भेजता। तो कभी कभार जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा चोकिंग वगैरह की, अगर आपने कभी सुना हो। सर हिक 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 सब ऐसे उससे कुछ कहते थे सर, जो हिचकी आती है हमें। हाँ जी बेटा, हिचकी भी आती है ना, हिकअप्स जो आते हैं बेटा, वो भी इसी रीजन की वजह से आते हैं। अगर कोई छोटा मोटा फूड पार्टिकल, बहुत छोटा सा फूड पार्टिकल जो है वो फंस जाता है, तो हिकअप से क्या होता है, ये एक नेचुरल वो होता है। ठीक है। हिकअप से क्या होता है कि वो फूड पार्टिकल जो होता है, वो बहुत छोटा सा जो होता है, वो फिर वो बाहर भेज देता है। लेकिन चोकिंग क्या होता है, चोकिंग में तो बड़ा फूड पार्टिकल जो होता है वो एयर पैसेज को ही बंद कर देता है। अगर ये चोकिंग ठीक ना हो तो बेटा इंसान की डेथ हो सकती है। और टाइम जो होता है बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट्स का होता है। तो वट एवर एक्शन यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक इन विद इन 3 मिनट्स। तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट एड, जो प्रोबेबली मुझे बहुत दुख है कि हमारे स्कूल्स के अंदर फर्स्ट एड जो है वो बच्चों को नहीं सिखाई जाती है। हालांकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हालांकि मैं जब साइंस वाइंस पढ़ाता हूँ, क्या कहते हैं, ऑफलाइन में, जब आप लोग बच्चे आप हमारे साथ में होते हो, तो बेटा मैं कुछ चीजें सिखाता हूँ, जैसे चोकिंग से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है। डॉग बाइट, स्नेक बाइट, इनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है ना। देन CPR कैसे होता है।
ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं बेसिक, जैसे फायर आ जाए तो उससे प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट एड जो है, अब मुझे काफी इस चीज का मुझे वो है कि हमारे स्कूल्स में ये फर्स्ट एड जो है वो बच्चों को नहीं सिखाई जाती, जो बहुत ज्यादा गलत है मेरे हिसाब से। तो एनीवेज खैर। तो बेटा चोकिंग क्या होता है, जब फूड का कोई बड़ा पार्टिकल जो होता है वो एपिग्लॉटिस में फंस जाता है, या फूड या जो एयर पाइप है, विंड पाइप है, उसमें फंस जाता है, तो जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बेटा खाने को निगला मत करो, स्वॉलो मत किया करो, उसको पहले डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि जितना बड़ा फूड पार्टिकल बेटा माउथ में एंटर करेगा, ठीक है ना, थ्रू एसोफेगस, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा चोकिंग करने के। एंड च्युइंगम इज वन वेरी कॉमन कॉज ऑफ चोकिंग। तो च्युइंगम जो है वो वन ऑफ द मेजर कॉज है बेटा चोकिंग का, क्योंकि एकदम से लोग जो है वो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, या भागते खेलते कूदते वो फंस जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से चोकिंग हो जाती है। तो च्युइंगम थोड़ी देर में खाया, उसके बाद थ्रो कर दिया। तो ये क्या होता है बेटा, इट इज अ स्मॉल कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज आपने बेटा क्लास 9th में पढ़ा हुआ है क्या होता है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये हो गया बेटा लायरिंक्स, ठीक है, ये होता है बेटा एपिग्लॉटिस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा ईसोफेगस हो गया, और ये हमारी फूड पाइप हो गई जिसको हम लायरिंक्स कहते हैं। तो ये एपिग्लॉटिस जो है बेटा, ये प्रिवेंट करता है फूड पार्टिकल को यहाँ पे लारिंग्स में एंटर करने पे। लारिंग्स जो होता है बेटा, यहाँ पे फंस जाता है अगर फूड पार्टिकल, तो चोकिंग होता है। तो आप इनके फंक्शंस जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रैकिया, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, विंड पाइप। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये ट्रैकिया होती है, ठीक है, और लारिंग्स जो होता है बेटा, इसके अंदर हमारा वॉइस बॉक्स होता है। अभी वो उसका पार्ट है नहीं, क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं रहे। ये दोनों बेटा क्या हो गए, ब्रोंकाई। और बेटा इसके बाद जो छोटे छोटे नीचे नीचे पोर्शन आ रहे हैं बेटा, उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। कीओल्स, इफ स्पेलिंग इज राइट, अभी आ जाएगी स्पेलिंग। तो बेटा ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये कार्टिलेज की बनी होती है, और ये अपर एंड जो होता है बेटा, उसके अंदर जहां पे जिसको हम कहते हैं लारिंग्स, वहां पे बेटा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है ना। देन ये फर्दर नीचे जाके बेटा डिवाइड हो जाती है, किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, जिसके अंदर फर्दर बेटा दो दोनों लंग्स के साथ अटैच्ड होती है। ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर जाता है तो बेटा उसकी फर्दर ब्रांचेस आ गई, है ना। तो बाहर तो वो ब्रोंकाई है, लेकिन लंग्स के अंदर जाने के बाद बेटा वो डिवाइड होता है। तो लंग्स बेटा थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से पहले आई बिलीव हम ब्रोंक्यूल्स का, ट्रैकिया का ही पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि वो डायग्राम ओवरलैप ना करे। तो आप कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर हम लंग्स पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किनकी, लंग्स की। लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैकिक कैविटी, ठीक है। ये डायफ्राम होता है इनके पास, आप देख सकते हैं, ये देखो बेटा डायफ्राम, ठीक है, पोर्शन लंग का, ठीक है। ये अटैच्ड होते हैं एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरे, है ना। लंग्स जो होते हैं वो बहुत ही पतली मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं, रिब केज के साथ। उस मेम्ब्रेन को बेटा हम क्या कहते हैं, प्लूरे, जो जिसके अंदर बेटा क्या होती है, प्लूरल कैविटी, जहां पे लंग्स होते हैं। कहते हैं रिब केज एक बोनी बॉक्स होता है, जो लंग्स को प्रिवेंट करता है, क्योंकि बेटा ये काफी सेंसिटिव होते हैं। देन वी हैव ब्रोंकस, वो क्या होता है, वो फर्दर डिवाइड होता है एक बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रोंक्यूल्स। अब आप आ जाइए बेटा, ये देखो बेटा, इसको
हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ब्रोंकस बेटा सिंगल होता है, ब्रोंकाई बहुत सारे होते हैं जो लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद बेटा क्या आते हैं, ब्रोंकियोल्स, ये और छोटे हो जाते हैं। हर ब्रोंकियोल के अंदर बेटा बहुत सारे, ठीक है, टाइनी एयर सैक्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, एल्वियोलाई। ये देखो बेटा एल्वियोलाई। बेटा कोरोना वायरस जो है वो इन एल्वियोलाइज को कवर कर देता है, ये है प्रॉब्लम। तो जब वो वायरस एंटर करता है लंग्स के थ्रू, वो इन एल्वियोलाइज के अंदर, जैसे बेटा ये देखो ना, ये एल्वियोलाई है बेटा, ये ओवल शेप होते हैं या ये कप शेप में होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बेटा, कोरोना वायरस जब अंदर एंटर करता है बेटा, तो इसके अंदर अपनी मेम्ब्रेन बना देता है। अपनी मेम्ब्रेन बनाने की वजह से ऑक्सीजन अंदर एंटर ही नहीं कर पाता, और इस वजह से बेटा लोगों को ब्रीदिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, मेन इशू। अब धीरे 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 जब वो मल्टीप्लाई होता है तो बेटा वो इन सारे एल्वियोलाई को कवर करना शुरू कर देगा। जितना ज्यादा वो इनको कवर कर देगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बेटा क्या हो जाती है, रिड्यूस। और हम कहते हैं कि इंसान जो है उसके लंग्स जो हैं वो 10% से लेके 60 to 70% तक बेटा क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बट अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपको एक्सटर्नल मिल जाए, अच्छी मिल जाए, तो बेटा ये डैमेज को आप क्लियर कर सकते हो विद मेडिसिन। तो अगर भगवान ना करे ब्रीदिंग की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से किसी के लंग 60 to 70% भी डैमेज हो जाए, यस बेटा, दैट person has lot of chances to survive and get well, but timely medicine and oxygen अगर उसको मिल जाए। अगर किसी के भगवान ना करे 20 to 30% लंग्स डैमेज हो गए ड्यू टू द स्मॉल दिस प्रॉब्लम, तो बेटा इजीली दैट पर्सन कैन be treated and he or she will be well, but condition apply, oxygen and medication treatment जो है वो टाइमली मिल जाना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि वो जो कोरोना वायरस है वो इन एल्वियोलाई के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, और वो जब डैमेज होने शुरू हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे मेन सिचुएशन आती है। अब एल्वियोलाई सर कप शेप में क्यों होते हैं बेटा, कप शेप में अगेन वही सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब देखो ना बेटा, अगर कोई चीज स्ट्रेट में होगी, अगर एल्वियोलाई ऐसा होता, ठीक है, और एल्वियोलाई जो है, ठीक है, वो ऐसा है, तो बेटा कम स्पेस में, है ना, जगह ज्यादा मिल रही है बेटा, इसलिए ये कप शेप के अंदर होते हैं। तो इनका डिजाइन ही ऐसा है ताकि इनका एरिया ज्यादा हो बेटा, और एरिया ज्यादा होने की वजह से बेटा इनका गैसेस का एक्सचेंज ये मैक्सिमम कर सकते हैं। और ये सारे एल्वियोलाइज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड, जिनकी वजह से मैक्सिमम एक्सचेंज जो है बेटा गैसेस का एल्वियोलाई में होता है। तो आपको जो कॉपी करना है इसमें से आप कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जो एल्वियोलाई की वॉल्स जो होती हैं, ठीक है, वो बहुत पतली होती हैं। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज सबसे ज्यादा होता है ना। एवरेज ब्रीदिंग रेट एक अडल्ट इंसान का बेटा, ठीक है,
वो जब रेस्ट पे होता है तो वो 15 to 18 टाइम्स होता है पर मिनट। एवरेज ब्रीदिंग रेट का बेटा, पल्स रेट नहीं बेटा, एवरेज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल एक्सहेल, एक इनहेल एक एक्सहेल बेटा 1 मिनट में 15 से 18 होती है, ठीक है। और पल्स रेट जो है बेटा वो 72 तक जा सकता है पर मिनट एवरेज, जब आप कोई भी इंसान जो होता है बेटा वो रेस्ट में होता है। अब अगर बेटा किसी भी इंसान के अंदर ब्लड के अंदर HB, व्हाट डू यू मीन बाय HB बेटा? हेमोग्लोबिन। ये बेटा हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका कर इधर उधर ट्रांसफर करता है। इट इज दी बेटा ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन। हेमो का बेटा मतलब होता है आयरन, इसलिए बेटा ब्लड जो है वो मेनली आयरन का बना होता है। हेमोग्लोबिन जो है बेटा वो मेनली किसका बना होता है? आयरन का। ये जो हेमोग्लोबिन होता है बेटा ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बेटा क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और फिर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में इधर से उधर बेटा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है नेचर ने बड़ा मतलब हर चीज को बड़ा तरीके से बनाया है। अगर इसी हेमोग्लोबिन के पास बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, बेटा इसका काम है ऑक्सीजन के साथ चिपकना, लेकिन बेटा ये ऑक्सीजन को ऐसे केस में छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये ज्यादा चिपकता है। इनफैक्ट इसकी ज्यादा एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है बेटा ज्यादा अट्रैक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है बेटा अच्छी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए भगवान न करे जब कहीं पे आग वाग लगती है या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चिपक जाएगा, जिसके जिससे जिससे क्या होता है बेटा कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलता और इंसान बेहोश हो जाता है। तो हेमोग्लोबिन का बेटा मेनली काम होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना। और ये हेमोग्लोबिन जो होता है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, आरबीसी जो होता है ना बेटा रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर होता है, ठीक है। और एक्चुअली में ये कंपाउंड भी रेड कलर का होता है, तो इस वजह से हमारा खून जो है वो रेड कलर का हमको नजर आता है। लेकिन अगर इसकी बेटा क्या हो जाए? डेफिशिएंसी, तो बेटा अगर इंसान के अंदर हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है तो वो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो ब्लड की कम कर देगा, जिसकी वजह से बेटा इंसान को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो थका थका सा रहता है, उसके पास कुछ एनर्जी नहीं होती, और वो इंसान जो है वो कुछ लाल दिखने की जगह पीला पीला सा दिखता है ना, पेल दिखता है बेटा। इस प्रॉब्लम को बेटा कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन बेटा उसे कहते हैं एनीमिया। तो बेटा एनीमिया एक डिजीज होती है जिसमें इंसान के अंदर ब्लड के अंदर उसके हेमोग्लोबिन की कमी होती है। तो जैसे बेटा मान लो अगर अगर इस टाइम पे आप अपना पाम देख सकते हो बेटा, आप अपने हाथों को देखो, अगर आपको अपने हाथ जो है वो कहीं कहीं जगहों पे लाल और पिंक नजर आ रहे हैं, इसका बेटा मतलब है आपके अंदर हेमोग्लोबिन अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके हाथ या आपके जो हैंड्स हैं बेटा, पाम जो है वो इतना लाल नहीं लग रहा या पिंकिश नहीं लग रहा, तो बेटा इसका मतलब है, खैर आप लोग तो अभी यंग हो, तो इसका मतलब है वो इंसान जो है उसके अंदर हेमोग्लोबिन का जो एवरेज अमाउंट है बेटा वो कम है, थोड़ा सा कम हो सकता है। तो बेटा लाल रंग जो है बेटा वो आरबीसी, वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो आप कॉपी कर सकते हैं आपको इसमें से जो जो कॉपी करना हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। इन टेक्स्ट का बेटा क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म
does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास क्या एडवांटेज है ओवर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, है ना, ड्यूरिंग यहाँ टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? क्या मुझे कोई बता सकता है बेटा? इसका आंसर लिखो। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स terrestrial organisms since are living on land, since are living on land, obtain oxygen from air, obtain oxygen एक from बार रिपीट करना चालू करना। terrestrial organisms, terrestrial organisms live on land and obtain oxygen from air which is 21%, whereas oxygen dissolved in water is approximately 3% and is very less. कर लो कॉपी। हाँ जी बेटा, मैं ये हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो बेटा अगर आपको याद हो, हमने क्या कहते हैं नोट्स में पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं आपके साथ एक बार नोट्स की स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ, जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर। ठीक है, कि हमने ऑक्सीजन को हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये टॉपिक हमने बेटा पढ़ा था, और दीज आर द टू डिफरेंट वेज, आप कह लीजिए, ठीक है, या फिर थ्री डिफरेंट वेज। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है। ठीक है, जिसके अंदर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। पहले क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म में ब्रेक करता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस, टू गिव यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा क्या देता है, CO2, वाटर एंड साथ में 38 मॉलिक्यूल्स। दूसरे जो दो पार्ट्स है बेटा उनको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है बेटा, एक केस के अंदर बेटा वही पायरुवेट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में ब्रेक डाउन करके बेटा क्या देता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल साथ में बेटा वो क्या देता है, एनर्जी, जो बेटा कितने होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल। और बेटा इसमें तीसरा आता है कंप्लीटली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यीस्ट की प्रेजेंस में बेटा वो क्या देता है, दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, और दो मॉलिक्यूल एटीपी एनर्जी के। सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिसके अंदर बेटा ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इन थ्री डिफरेंट वेज। तो टेक्निकली इट इज टू डिफरेंट वेज, एरोबिक एंड एनारोबिक। और वैसे बेटा एनारोबिक जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट।
तो ये आप जो है अपने आंसर्स में लिख लेना कॉपी फ्रॉम द नोट्स। तो आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया हुआ है। हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहते हैं क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट का 12th, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? इन बेटा किस फॉर्म के अंदर? डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड। ब्लड के अंदर डिसॉल्व होके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है बेटा वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। देन इन टेक्स्ट का 13th क्वेश्चन कहते हैं हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज, है ना। तो लंग्स हैव millions of tiny cup-shaped alveoli for maximum area, hence maximum exchange of gases takes place। कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ जी बेटा, तो एक बार हम अब नोट से देखते हैं कि हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। जैसे हमने पढ़ा था बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बींग के अंदर कौन कौन से होते हैं बेटा? नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी, लायरेंस, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, लंग्स, प्लूरा एंड बेटा डायफ्राम। कहते हैं ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नोस्ट्रिल से शुरू होता है, जहां से एयर ड्रॉ होती है और कहां पे एंटर करती है बेटा? नेसल कैविटी, खाली जगह के अंदर। ये जो नेसल कैविटी होती है ये अलग होती है ओरल कैविटी से बाय अ बोनी प्लेट ड्यू टू विच वी कैन ब्रीथ इन एयर इवन व्हेन वी आर ईटिंग। बेटा आप माउथ से खा रहे हो तो बेटा माउथ तो लगा हुआ है काम करने के लिए ईटिंग से, लेकिन आप तब भी ब्रीथ कर सकते हो। सर क्यों? क्योंकि बेटा माउथ की जो ओपनिंग है वो बेटा अलग है और बेटा नेसल की जो ओपनिंग है बेटा वो अलग है, और बेटा बाद में जाके वो एक हो जाती है। तो ये दो दो अलग अलग है, इस वजह से बेटा हम खाते खाते भी ब्रीथ कर सकते हैं। नेसल कैविटी के अंदर जब एयर आती है तो वो हल्की सी वार्म हो जाती है, थोड़ा सा उसके अंदर पानी मिक्स हो जाता है मॉइस्ट में, और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो बेटा जो नोस्ट्रिल के अंदर हेयर जो होते हैं बेटा वो ट्रैप कर लेते हैं। एंड म्यूकस जो होता है वो कौन सेक्रीट करता है बेटा? ग्लैंड्स, ताकि वो बेटा उसको वहीं पे ट्रैप कर ले। नेसल कैविटी जो एंड करती है वो होता है अंदर का नोस्ट्रिल, जहां पे एयर एंटर करती है बेटा इनटू फायरिंग्स, है ना, जो बेटा कॉमन पैसेज होता है माउथ से लेके इसोफेगस तक का, जो फर्दर बेटा कहां चला जाता है बेटा? ट्रैकिया या विंड पाइप पे थ्रू अ स्लिट, जिसका नाम क्या होता है बेटा? ग्लॉटिस। जब हम खाना स्वॉलो करते हैं तो ग्लॉटिस कवर हो जाता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप के साथ जो स्किन के साथ अटैच्ड होता है, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं बेटा? एपिग्लॉटिस। तो जब आप कोई भी चीज खा रहे होते हैं उसी समय एपिग्लॉटिस जो होता है बेटा ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ताकि फूड जो है या खाने की कोई भी आइटम जो है वो विंड पाइप में ना जाए। इसके अलावा ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं करता इवन जब उसके अंदर एयर बहुत कम होती है, क्योंकि इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। बेटा सांस लेने सांस छोड़ने से ट्रैकिया एक कार्टिलेज का बना होता है, वो कभी भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि बेटा कार्टिलेज मटेरियल ही ऐसा करता है। बेटा अगर स्किन होता तो बेटा स्किन जो है वो दब जाता, वो चिपक जाता, वो बंद हो जाता, लेकिन कार्टिलेज कभी भी ऐसा बंद नहीं होता। जो फर्दर
नीचे चला जाता है नेक के पास, जहां पे वो डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकाई, और जो किसके साथ अटैच्ड होते हैं, लंग्स के साथ। हमारे लंग्स आर प्लेस्ड इन थोरैकिक कैविटी, जिनको हम सेपरेट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में बाय मस्कुलर पार्टीशन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डायाफ्राम। तो एब्डोमिनल कैविटी पेट में जाने से पहले, है ना, पेट की तरफ, एब्डोमिन की जाने की तरफ बेटा, एब्डोमिन जो होता है बेटा आपके रिब केज का नीचे का पोर्शन होता है, वहां पे जाने से पहले पहले डायाफ्राम इनको अलग कर देता है। तो डायाफ्राम इज अ पार्टीशन जो बेटा थोरैकिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है बेटा, अलग करता है। एब्डोमिन आपका बेटा पेट का हिस्सा होता है, थोरैकिक कैविटी बेटा आपका लंग्स का हिस्सा होता है। इन दोनों को अलग बेटा कौन करता है, डायाफ्राम। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, जो आगे जाके कहाँ पे एंड होती हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बेटा कहते हैं एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक। इन एल्वियोलाई की जो दीवारें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, और उनके अंदर बड़ी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ताकि गैसेस का बेटा क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। लंग्स कवर होते हैं दो बहुत पतली डबल मेम्ब्रेन के साथ, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लूरे, और इट इज द रिब्स विच प्रोटेक्ट्स द लंग्स। तो हमारा रिब केज जो है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं बेटा हमारे वॉइस बॉक्स की। लायरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये एक बहुत ही इनलार्ज्ड पार्ट होता है ट्रैकिया का, विच इज कवर्ड बाय अ पीस ऑफ कार्टिलेजेस फॉर्मिंग अ बॉक्स। हम मेल्स के अंदर इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये प्रोमिनेंट होता है मेल्स में, ये गले में पूरा दिखता है बेटा, क्योंकि वो बाहर निकल रहा होता है एज अ वॉइस बॉक्स। स्ट्रेच्ड अक्रॉस लैरिंग्स दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो वाइब्रेट करके बेटा क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड, जो अभी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आगे बात करते हैं कि ब्रीदिंग कैसे होता है बेटा। कहते हैं मैकेनिज्म ब्रीदिंग का, जब हम ब्रीथ करते हैं, एयर आप बाहर से हमारे एल्वियोलाइज तक जाती है, लंग्स, उसको बेटा कहते हैं इनहेलेशन। और इसकी वजह से बेटा थोरैकिक कैविटी जो है वो एक्सपैंड करती है, जो क्या कॉज करती है, डायफ्राम और मसल्स को अटैच करने का टू द रिब्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करने का, एंड थोरैक्स मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो जब आप बेटा सांस अंदर लेते हैं, हम कहते हैं ना कि आपकी छाती, आपकी चेस्ट जो है बेटा वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा थोरैकिक कैविटी जो है वो एक्सपैंड कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है, इसलिए उसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। जब वॉल्यूम थोरैकिक कैविटी की बढ़ती है, तो एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है बेटा अंदर, और एयर बाहर से आराम से लंग्स के अंदर एंटर करती है थ्रू नोस्ट्रिल, ट्रैकिया एंड देन ब्रोंकाई। जो एयर ऑक्सीजन में रिच होती है वो एल्वियोलर सैक्स में भर जाती है, जिनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि इनकी वॉल बहुत पतली होती है। ब्लड बाहर से ऑक्सीजन रिसीव करता है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वो बाद में अलग अलग टिश्यूज को सप्लाई करता है। इसी साथ साथ में ब्लड बाहर से CO2 एब्जॉर्ब करता है टिश्यू से, और बाद में जाके वो एल्वियोलाई को दे देता है, ताकि आप उसको बाहर फेंक दें। तो ऐसे CO2 लंग से बाहर चली जाती है, और इस प्रोसेस के अंदर थोरैकिक कैविटी को अपने ओरिजिनल साइज पे आना पड़ता है। तो जब आप एक्सहेल करते हैं, देखो जब आप इनहेल करते हैं आपकी चेस्ट फूल जाती है, लेकिन जब आप एक्सहेल करते हैं तो बेटा आपकी चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि डायफ्राम छोटा हो जाता है, रिब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही आप हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। तो बेटा इनहेलेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का एंटर करना,
एक्सेलेशन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन का, जिसको हम कहते हैं बेटा इनवॉलेंटरी प्रोसेस। मतलब ये अपने आप होता रहता है, तो आपको ब्रीथ करने के लिए कोई मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा, हाँ भाई अब मैं ब्रीथ कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होता। ये अपने आप होता रहता है। आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अपने आप ब्रीदिंग चल रही है। एक इंसान 15 से 18 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है, लेकिन जब वो इंसान एक्सरसाइज करता है तो बेटा वो 20 से 25 टाइम हो जाता है। कहते हैं एक्सचेंज गैसेस का टिश्यूज के अंदर बेटा कैसे होता है? कहते हैं, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी, आप रिपीट कर। बेटा कब हो रही थी वॉइस क्रैक? तो बेटा हम बात कर रहे थे ब्रीदिंग जो है एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है आपको ब्रेन को मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा, हाँ भाई अब मैं ब्रीद कर सकता हूँ, नहीं, ये अपने आप होता रहेगा। आप बेटा खाना खाते रहोगे, ब्रीदिंग चलती रहेगी। आप सोते रहोगे, ब्रीदिंग चलती रहेगी। आप पढ़ते रहोगे, ब्रीदिंग चलती रहेगी। आप बोलते रहोगे, ब्रीदिंग चलती रहेगी। इसे कहते हैं इनवॉलेंटरी प्रोसेस, क्योंकि ये ब्रेन कंट्रोल करती है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? एक एवरेज इंसान 15 से 18 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो वो 20 से 25 टाइम हो जाती है, 20 से 25 टाइम्स हो जाती है। फिर हम बात कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है गैसेस का एक्सचेंज टिश्यू के अंदर। कहते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ब्लड और टिश्यूज के बीच में होता है। ठीक है, टिश्यूज को ऑक्सीजन बाहर से चाहिए होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। बॉडी साइज इंसान का काफी ज्यादा होता है, इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस अकेला ऑक्सीजन की कंपेंसेशन को पूरा नहीं कर सकता। याद रखना, ह्यूमन बीइंग्स के पास अलग से रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हेमोग्लोबिन, जो किसके अंदर होता है बेटा? आरबीसी के अंदर। इसकी बड़ी ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज्यादा सॉल्युबल होती है देन ऑक्सीजन, हेंस इट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द ब्लड। तो जैसे हमने पढ़ा था बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है। ब्लड ऑक्सीजन लाता है लंग से, और कहां पर ले जाता है? टिश्यूज के अंदर। ठीक है, ब्लड जो लंग से आता है उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। इस डिफरेंस की वजह से गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड कैपिलरी। ऑक्सीजन यूज होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिए, 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, और ये कितना एरिया प्रोवाइड करते हैं? 400 टू 800 स्क्वायर फीट एरिया। बेटा बहुत ज्यादा एरिया होता है ये फॉर गैसियस एक्सचेंज। नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर 500 ml ऑफ एयर इज ब्रेथ इन एंड आउट 15 टू 28 टाइम्स। मतलब हर एक ब्रीद इन एंड आउट में बेटा आधा लीटर एयर आप इनहेल करते हैं, और आधा लीटर एयर जो है बेटा वो आप एक्सहेल कर देते हैं। और पूरे दिन के अंदर आप 15,000 लीटर एयर बेटा ब्रीद इन एंड आउट करते हैं, जो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो बेटा आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब हम जा रहे हैं अपनी असाइनमेंट के पास। हाँ जी बेटा, तो हम बात कर रहे हैं हमारी असाइनमेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। 41st क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, है ना? तो विच टू गैसेस आर प्रोड्यूस्ड? हाइड्रोजन गैस Hydrogen and एंड oxygen. ऑक्सीजन गैस। तो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। कहते हैं व्हाई द वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज डबल टू द अदर? ड्यू टू
balanced equation. ठीक है, and what happens when a burning candle is brought near the two gases? combustion, अगर बेटा हाइड्रोजन गैस होगी तो it burns with pop sound, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन गैस होगी तो इट सपोर्ट्स कंबशन। अच्छा, इसके अंदर बेटा आपको इक्वेशन भी देनी पड़ेगी। तो वाटर लिक्विड है, आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये आ गया बेटा। ठीक है, गिव अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस विदाउट द लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा 42 में आपको इक्वेशन देनी है जिसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है, और उसका लॉस और गेन ना हो। मतलब हाइड्रोजन का आपको बताना है लॉस एंड गेन बताना है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन के अंदर आप Zn, हाँ जी जिंक का मेटल Zn plus H2S, तो उसका जो आएगा वो आएगा ZnS plus H2, जो आपने जिंक बताया वाला दे दो H2S के साथ गैस, तो आपको क्या दे देगा, जिंक सल्फाइड साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। 43rd कहते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। बेटा ये तो आप नोट्स में से देख लोगे। कहते हैं डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा इसका क्या होता है, सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड is known as reducing agent. Also give one example. तो आप अगर देख सकते हो, ये वाली रिएक्शन बेटा नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर नहीं आ रहा। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। लेट मी थिंक ऑफ एन रिएक्शन जिसके अंदर बेटा हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको 40 सेकेंड का आंसर। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल। तो इसके अंदर अगर आप बात करते हो कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की, तो वो क्या देगा बेटा, कॉपर एंड वाटर। तो हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू वाटर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो बेटा इस केस के अंदर हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कहते हैं स्टेट एंड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा एक इंपॉर्टेंट यूज बताना है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहाँ यूज करते हैं, digestion, फोटोग्राफी, वेरी गुड, डाइजेशन, है ना, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको बेटा नोट्स में मिल जाएगा। कहता है व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। व्हाट इज एन आयन, ये हम इसमें नहीं करेंगे। आयन वैसे फिर बता देता हूं, इट इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, इट इज अ चार्ज पार्टिकल। कहते हैं आयन डिफाइन, वाला हम नहीं करेंगे। नहीं मैंने करवा दिया बेटा, इट्स ओके। वैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी कर सकते थे हम इसको। कहते हैं डिफाइन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। बेटा Cations and anions. केटायंस और दूसरे कौन होते हैं बेटा, एनायंस। केटायंस में चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। एनायंस Positive, में चार्ज क्या होता है, negative.
50th कहता है इफ ब्लू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का इज स्टोर्ड इन एन आयरन पॉट, द आयरन पॉट डेवलप्स होल्स आफ्टर सम टाइम, व्हाई इट इज सो? क्योंकि बेटा आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो बेटा ये ब्लू कलर का होता है और ये कौन से कलर का हो जाता है बेटा? ग्रीन कलर का। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो बेटा 50 तक हमने कर लिए, आप कॉपी कर लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, बात करते हैं 51। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑल्सो इंडिकेट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। तो बेटा 51 में अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी ना बेटा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ बेटा क्या दे देता है? कॉपर एंड वाटर। तो बेटा कॉपर ऑक्साइड क्या बना रहा है? कॉपर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। जो क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन किस में बदल गया? पानी में। ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट। 51 कहता है कैन वन स्टोर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ जिंक, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बेटा नो, बिकॉज जिंक इज मोर reactive, hence will displace hydrogen from acids। तो अगर आपको इक्वेशन लिखनी है जिंक प्लस HNO3, आप क्या लिखेंगे बेटा? जिंक नाइट्रेट साथ में हाइड्रोजन गैस, ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। कहते हैं व्हाई हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, water is formed, and when water is electrolyzed their hydrogen and oxygen are produced. What type of reactions in both the cases? तो बेटा 53 के अंदर हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड बेटा क्या बना रहा है? वाटर। ये बेटा कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन। आपने इसको बैलेंस किया और फिर वाटर में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो बेटा वो हाइड्रोजन एंड क्या दे देगा? ऑक्सीजन। ये हो गई बेटा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। फिफ्टी फोर्थ कहता है स्टडी द रिएक्शन एंड अरेंज आयरन कॉपर एंड सिल्वर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप पहली रिएक्शन देखोगे तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और अगर आप दूसरी रिएक्शन देखोगे तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लेस रिएक्टिव सिल्वर, उससे ज्यादा कॉपर और उससे ज्यादा आयरन। राइट? तो बेटा 54 तक हमने डिस्कस कर लिया। Yes, sir. और बाकी का पार्ट जो है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आप 70 से लेके 90 तक होमवर्क मार्क कर लीजिएगा।